नोट हो गया ये? हटा जाए से चूंकि हमको पता है कि डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, क्योंकि यहां भी डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, अंदर में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी को आप ओमेगा लिख सकते हो. यह मैं बताता हूं कैसे आया, पर आप ये स्टेप ध्यान से देखें पहले कि अगर ये आ गया तो इसके बाद ये आएगा आर इंटू ओमेगा. आप जरा ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन. कितना बढ़िया रिजल्ट निकल कर आया है कि डायरेक्शन का मतलब होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो इससे क्या निकल कर आता है कि जो वेलोसिटी होगी सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड होगा आर इंटू ओमेगा, और उसकी डायरेक्शन हमेशा जिस पॉइंट पर पार्टिकल है उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी. इट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो हमें रटना कुछ भी नहीं है. मैथमेटिक्स इतनी पावरफुल चीज है कि सामने देखकर ही हमको समझ में आता है. तो इसका देखें, मैग्नीट्यूड आर इंटू ओमेगा और डायरेक्शन इज टेंजेंशियल. इससे क्या प्रूफ होता है? इससे यह प्रूफ होता है कि सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, और वो किसी भी प्रकार का सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, हमेशा और हमेशा जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल होगी. दैट इज टेंजेंशियल. अब जरा मैं इसको आपको समझाता हूं कि ये कैसे निकल कर आया. इसको आप चाहें तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन आप दे सकते हो. अगर फीलिंग नहीं आ पा रही है कि ये डायरेक्शन है तो कैप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. शुरू से आखिरी तक आपको याद रहेगा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो किसी भी इंस्टेंट पर यह होगी वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की. अब ध्यान से देखना, ये हटा दिया जाए. जो डिफरेंशिएशन का वो स्टेप मैंने लिया था उसे समझेंगे. बेटा क्या होता है, मान लो y इक्वल्स टू साइन थीटा लिखा है, और आपको डिफरेंशिएशन लेना है अगर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी बाय डी थीटा आप सीधा लिख दोगे कॉस थीटा. इसमें कोई टेंशन नहीं है, सीधा आएगा. लेकिन जब आपको किसी और पैरामीटर के फॉर्म में मान लीजिए t के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन लेना है, और थीटा एक अलग वेरिएबल है और t एक अलग वेरिएबल है, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय हम मानते हैं लेट t
इक्वल्स टू साइन थीटा। ध्यान से समझना, एंड dt अपॉन d थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लेते हैं dy बाय अगर dy बाय डी थीटा निकालना है आपको तो सीधा आ जाएगा cos थीटा। आ रहा बात समझ में? देखो y इक्वल्स टू साइन थीटा, हमने माना t इक्वल्स टू साइन थीटा। जस्ट 1 मिनट, ऐसे ना समझते हुए इसको आप यूं समझें जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 2। मान लो इसको सॉल्व करना है, तो मैं ये मान सकता हूं कि लेट t इक्वल्स टू 3x प्लस 2। इससे dt बाई dx निकालता हूं, वो आएगा 3। ठीक है ना? और यहां पर पुट करता हूं y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 को मैंने क्या मान लिया? t, साइन t। तो आराम से dy बाई dt निकालूंगा तो ये आ जाएगा cos t। cos t का मतलब क्योंकि t मैंने माना है 3x प्लस 2 को। अब मुझे चाहिए क्या है? मुझे चाहिए dy बाय dx। इसको मैंने t मान लिया, dt बाई dx बराबर 3 आ गया। जब मैंने इसको t मान लिया तो साइन t के रेस्पेक्ट में y का लिया तो cos t आ गया। अब लेकिन मुझे चाहिए dy बाई dx, तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू dt अपॉन dt। dt से dt कट जाएगा तो वैसे या वैसे ही रहेगा। अब इंटरचेंज कर लें, dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy बाई dt पता है मुझे, इट इज इक्वल्स टू cos 3x प्लस 2 और dt बाई dx यानी 3। तो इसका आंसर 3 इंटू कॉस 3x प्लस 2 आता है। जब पूरा सॉल्व किया हमने, और डायरेक्टली भी अगर करना चाहते तो कैसे करते? चेन रूल से कर सकते थे। इसको नोट नहीं करना है, यहां से इसका आंसर आ गया लास्ट ये। ठीक है, अब देखना दोबारा, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते कि डायरेक्ट dy बाई dx करते तो सबसे पहले साइन का करते, साइन का आएगा cos पूरा का पूरा 3x प्लस 2, फिर अंदर जो लिखा है उसका फिर से करते, तब भी 3x का 3 और 2 का 0, ऐसा आंसर आता है। क्योंकि आपको इस तरह से करना है सॉल्व। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको y इक्वल्स टू fx इसको डिफरेंशिएट करना है और किसी थीटा की टर्म में dy बाई डी थीटा निकालना है, तो आप
पहले आराम से इसका जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो आराम से लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, और एक्स का अलग से करना पड़ता है, डी एक्स बाई डी थीटा। यानी y इक्वल्स टू कॉस थीटा है या कॉस एक्स है, और थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो डी बाई बाई डी थीटा बराबर जो कॉस का होता है वो तो ठीक है, माइनस साइन एक्स, संग में आपको एक्स का भी करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी थीटा। एक्चुअली जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में इसको करते हो तो होता यूं है, डी बाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये कट जाता है, इसलिए कोई अर्थ नहीं निकलता इसका। ठीक है, आ रहा है ये बात समझ में? तो सीधा याद रखेंगे, अगर साइन थीटा का करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा और डी थीटा बाय डी टी, ये याद रखें। क्योंकि थीटा अगर टी होता और यहां टी होता तो ओनली कॉस टी आंसर आता। सभी को आ रहा है ये बात समझ में? अब जरा नेक्स्ट, इसी में आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन। सबको पता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी अब आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, और बहुत ध्यान से देखें, इस डिफरेंशिएशन को बहुत ध्यान से देखें। V इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। बेटा यहां पर R जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो ओमेगा है वेरिएबल है, क्योंकि यहां हम कोई यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का केस नहीं ले रहे हैं, हम एक जनरल केस ले रहे हैं। इसमें ओमेगा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग भी हो सकता है, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो जब पार्टिकल की पोजीशन वेरी कर रही है, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन हर बार चेंज होगी, तो ये पूरा टर्म ये भी वेरिएबल है। तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो रहा है यहां पे, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, और dv बाई dt आएगा, r जो है उसे बाहर रहने दो। सबसे पहले ये पूरा फंक्शन एक तरफ, क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी ओमेगा बाई डी टी प्लस आर तो सब में आएगा, आर तो प्रोडक्ट में है। अब ओमेगा बाहर रहने दो, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन थीटा
आई कैप plus cos theta j cap. Such is just like first function, this whole like second function, and it is product rule. R is common, तो दोनों के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा. d omega by dt is alpha. भाई d omega by dt क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, या ओमेगा बराबर क्या होता है? v बाय आर. ओमेगा इज v बाय आर. तो जैसे ही आप ओमेगा, और इस चीज को आप क्या बोल सकते हो? टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो आप यहां पर बोले r d बाय dt ऑफ v बाय r. तो r से r कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा को आप v बाय आर लिख सकते हो, और इस पूरी चीज को आप लिख सकते हो टेंजेंशियल. अब जरा यहां पर आते हैं, यहां आर ओमेगा बाहर है, और साइन थीटा का जब डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस, तो पहले से लगा है साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप, प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप. ये पूरा डिफरेंशिएशन इसका होगा, और इससे बहुत प्यारा रिजल्ट निकल कर आएगा. अगर आप लोगों को यह समझ में आ गया तो सर्कुलर मोशन यहीं शुरू होता है और यहीं खत्म हो जाता है. बेसिक है ये पूरा, ये डेरिवेशन, और डेरिवेशन का ये लास्ट स्टेप पूरे डेरिवेशन का कंक्लूजन है. इसकी हर एक टर्म का मतलब हमको समझ में आना चाहिए. ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है. तो सभी ध्यान से इस टर्म को लिखेंगे. देखिए यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इसके नीचे वाली टर्म को यहां लिख रहे हैं, आर से आर कैंसल, डी वी बाई डी टी ई टी कैप प्लस, इसको आप क्या बोल सकते हो? ओमेगा डी थीटा बाई डी टी. ओमेगा पहले से है, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा दोनों से आ गया, इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस ऑफ cos theta I cap and sin theta j cap. तो ई आर जो है रेडियल डायरेक्शन, उस रेडियल डायरेक्शन पर यहां पर क्या आ गया? माइनस साइन. तो इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी ई टी कैप प्लस स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर माइनस E R cap. It is the final result. और इसकी एक एक बात को मैं आपको समझाता हूं कि निकाल तो बड़ी खुशी खुशी में लिया अपन ने ये रिजल्ट, पर इसका अर्थ क्या है? ध्यान से देखें. इसका अर्थ यह है कि किसी भी सर्कुलर मोशन करने वाली जो ऑब्जेक्ट है उसके पास
दो एक्सेलरेशन पॉसिबल है, उसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में और दूसरा रेडियल डायरेक्शन से अपोजिट, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए ध्यान से, यह इक्वेशन आपसे बोलती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके पास दो एक्सीलरेशन पॉसिबल हैं। इस डायरेक्शन में dv बाई dt और इस डायरेक्शन में यानी रेडियल से अपोजिट r इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वन इज टुवर्ड द सेंटर, अदर इज टेंजेंशियल। तो ध्यान से देखें, इस एक्सीलरेशन को बोला जाएगा AT, इट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और इस एक्सीलरेशन को बोला जाएगा AC, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है उसके पास दो पॉसिबल एक्सीलरेशन हो सकते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। इट इज क्लियर बाय अबव इक्वेशन दैट a object under uniforms, a object under circular motion, a object under circular motion can have two accelerations in mutual perpendicular directions. In mutual perpendicular directions. First, tangential acceleration in the direction of tangent. And given by dv by dt, and given by dv by dt। भाई जो एक्सीलरेशन है उसका काम है वेलोसिटी को चेंज करना। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज लाता है। तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर सर्कुलर मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट की स्पीड में लगातार चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। स्पीड बढ़ भी सकती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्पीड घट भी सकती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है तो स्पीड को लगातार बढ़ाएगा, और अगर जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है
और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वह स्पीड को घटाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैन चेंज द स्पीड। तो इफेक्ट इसका लिखेंगे हम, सच टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सच टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर मोशन। It can increase or decrease. It can increase or decrease to the speed of particle. ये केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज करने के लिए रहता है हमेशा, इसका और कोई पर्पस नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद टाइम इज जीरो, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। दूसरा टाइप कौन सा है? सेकेंड टाइप है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेकेंड इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन and it is denoted by AC. It is omega square into R. Always directed towards the center of circular motion, towards the center of circular motion, along the line joining to object and center of circle, object and center of circle, हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट से और सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। इसका जो मेन काम है वो काम है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराना। देखो भाई, अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है 90 डिग्री पर, तो वर्क पावर एनर्जी में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री पर फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से 90 डिग्री पर, तो वह उसके द्वारा किया गया वर्क डन, क्योंकि पावर डिलीवर क्या हो जाएगी, एफ डॉट वी जीरो, तो वर्क डन जीरो होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो स्पीड तो ऐसा फोर्स, ऐसा एक्सेलरेशन स्पीड चेंज नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है, यह डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन चेंज तो चाहिए भाई, अपन को स्ट्रेट लाइन पे थोड़ी जाना है, इसको लगातार कर्वेचर देना है। लगातार कर्वेचर देने के लिए ही आपको एक ऐसा फोर्स चाहिए जो हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर लगता रहे, यही तो कर्वेचर देगा। अगर इस चीज का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा तो ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करेगा, और इस चीज का मैग्नीट्यूड लगातार घटता जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रहने दो, तो ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करेगा। और अगर इस चीज का मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो कर्वेचर होगा कांस्टेंट रहेगा। नहीं, उसी कर्व में, उसी रेडियस में घूमेगा तो पूरा क्लोज पाथ बनाएगा और सर्कुलर बनाएगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो मस्ट रिक्वायरमेंट है, मतलब जो कि चाहिए ही चाहिए, दैट इज
ओनली एंड ओनली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, केवल सेंट्रीपिटल। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं रहने दो, स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन तो लगातार चेंज करना है ना सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए। तो इसके साथ में लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन must be required, centripetal acceleration must be required for circular motion, for circular motion, because it always act perpendicular, because it is always act to perpendicular to the instantaneous velocity, and continuously change the direction of motion, which can provide a curvature, which can provide a curvature for circular motion। कर्वेचर तो चाहिए। और यहां ध्यान रखें, सेंट्रीफ्यूगल, ऐसी कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्कुलर मोशन के लिए। बहुत बार बच्चों के माइंड में एक मिसकंसेप्ट होता है कि सेंट्रीपिटल को सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस करता है। अगर दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए ना, कर्वेचर क्यों होगा? कर्वेचर तभी होगा जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से 90 डिग्री पर एक फोर्स हमेशा लगता रहे और अनबैलेंस्ड हो, कोई और फोर्स ना हो, अनबैलेंस्ड हो, 90 डिग्री पर लगता रहेगा, कर्वेचर मिलेगा। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कर्वेचर मिलेगा। बढ़ रहा होगा, कर्वेचर बढ़ता जाएगा। घट रहा होगा, कर्वेचर घटता जाएगा। दैट इज, तो सर्कुलर मोशन के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हो ना हो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।